गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 से रिलेटेड हिंदी मीडियम में एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आया है कि आवेश पदार्थ से जुड़ा वह गुण है जिसके कारण वह उत्पन्न और अनुभव करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। यानी कि आवेश पदार्थ से जुड़ा वह गुण है जिसके कारण वह उत्पन्न और अनुभव करता है। क्या क्या? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आवेश होता है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्थानांतरणीय यानी कि ट्रांसफरेबल, ऑप्शन बी द्रव्यमान से संबद्ध यानी कि एसोसिएटेड विथ मास, ऑप्शन सी संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड, और ऑप्शन डी होगा सभी। तो बच्चों, इसमें आवेश का कौन गुण होगा? आवेश के सारे गुण होंगे यानी कि सभी आंसर होंगे इसके। ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा विद्युत रोधी है? यानी कि इंसुलेटर के बारे में पता करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट इंसुलेटर होगा। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है पेपर, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी है इबोनाइट। तो बच्चों, इसके ऑप्शंस कौन सही होंगे? इसका ऑप्शन होगा सही डी, इबोनाइट। इबोनाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है, सबसे अच्छा विद्युत रोधी होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि कोई पिंड ऋणात्मक रूप से आवेशित हो तो उसमें होता है। आपके ऑप्शन ए हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऑप्शन बी है प्रोटॉन की अधिकता, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए कि किसी वस्तु पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तब उस पर निगेटिव चार्ज बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिंड यानी कि वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित है। इसका तात्पर्य है कि पिंड में केवल धनात्मक आवेश है। ऑप्शन बी केवल ऋणात्मक आवेश हैं, ऑप्शन सी धनात्मक आवेश अधिक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अधिक है निगेटिव के कंपेयर में। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, धनात्मक आवेश अधिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत विभव, और ऑप्शन डी विद्युत धारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू?
इसके ऑप्शन सही होंगे ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब किसी पिंड को यानी कि वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित किया जाता है तो पिंड, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उदासीन हो जाता है, ऑप्शन बी है कोई आवेश नहीं खोता है, ऑप्शन सी पिंड का पूरा आवेश खत्म हो जाता है, और ऑप्शन डी आवेश का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा खत्म होता है। सोचिए, इसका आंसर होंगे ऑप्शन बी, कोई आवेश नहीं खोता है, यानी कि जितने आवेश रहेंगे वो उतना ही आवेश बचा रहेगा, किसी भी टाइप का आवेश खत्म नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है? ऑप्शन ए है इसकी त्रिज्या घटती है, ऑप्शन बी है इसकी त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन सी है यह खत्म हो जाता है, यानी कि बुलबुला खत्म हो जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि कोई असर नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब साबुन के बुलबुले पर आप आवेश देंगे तो बुलबुले का जो त्रिज्या होगा वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं और कमरे के तापमान पर स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, और ऑप्शन डी अतिचालक। इसका तो आंसर आपको पता होगा कि इस चारों में से किसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं घूमते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका कैलकुलेशन किसने किया था? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी है हमारा मिलिकन। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिलिकन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र बन जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र तिगुना हो जाएगा। बच्चों जितना आप आवेश बढ़ाते हैं विद्युत क्षेत्र उतना ही बढ़ता है। तो आवेश को डबल किया जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी डबल होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, दोगुना। जितना आप आवेश बढ़ाएंगे उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक हैं।
ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलम्ब, ऑप्शन सी फैराड और ऑप्शन डी है डीबाई। वैसे तो विद्युत द्विध्रुव का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब मीटर होता है, लेकिन इन चारों में कौन सही होगा? ऑप्शन डी डीबाई। यहाँ एसआई यूनिट नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ बस पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कौन होगा, तो ऑप्शन डी होगा, डीबाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विद्युत क्षेत्र की मात्रक किसके समतुल्य नहीं है? यानी कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें विद्युत क्षेत्र का यूनिट कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम्ब, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी जूल प्रति कूलम्ब और ऑप्शन डी जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर। बाकी तीन ऑप्शंस तो सही हैं, ए बी और सी तीनों यूनिट होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। यानी कि जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र का यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक है? मतलब इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र के लिए मात्रक होंगे? ऑप्शन ए कूलम्ब, ये तो आवेश का होता है। ऑप्शन बी न्यूटन, ये तो बल का होता है। ऑप्शन सी वोल्ट, ये तो विभवांतर का होता है। और ऑप्शन डी बच गया न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो बाकी तीन अगर नहीं है तो चौथे आंसर सही होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति कूलम्ब। यही जो होता है विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल होता है, याद होगा। चलिए ऑप्शन ए सदैव शून्य होगा, यानी कि हमेशा जीरो होगा। ऑप्शन बी शून्य नहीं होगा। ऑप्शन सी द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है। और ऑप्शन डी हमारा है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर होगा कि सदैव शून्य होता है। ऑप्शन ए सही होंगे। जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो परिणामी बल का मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।